तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बीसीईसी और पैरामेडिकल के लिए टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी का। और ये जो है हमारा पार्ट 3 रहने वाला है, क्योंकि पार्ट 1 और 2 जो है हम लोग अपलोड कर दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, इस वीडियो का लिंक होगा पार्ट 1 और पार्ट 2 का। और जिनको ये पीडीएफ चाहिए सॉल्यूशन का, तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में ही आपको लिंक मिलेगा हमारा टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें पीडीएफ अपलोड कर दिए गए हैं। और आप लोग अगर ये क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अगर ये सब क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में इसी जैसा क्वेश्चन देखा दिखाया मिलेगा। इसलिए बस इस क्वेश्चन को करके जाइए, क्योंकि अभी तक आप 1 साल जो मेहनत किए हैं वो मेहनत कब रंग लाएगा, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर किसी तरह से आपका मेहनत आपको लग रहा है कि थोड़ा कम किए हैं, चाहे उतना अच्छे से नहीं हो पाया, तो भी आपको निराश होने की बात नहीं। बस ये सब क्वेश्चन आप करके जाइए। और ऐसा नहीं कि कर लिए तो चले गए, कर लीजिए। अगर जो क्वेश्चन नहीं बन रहा उसको याद कर लीजिए, तो आपका एग्ज़ाम में बहुत अच्छा बायोलॉजी का पेपर जाने वाला है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गो थ्रू द फ्लोइंग डायग्राम, यानी कि ये डायग्राम को देखिए। और ये डायग्राम किसका, न्यूक्लियोसोम का है, जो कि स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमेटिन। देखिए एक क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही कर रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन से आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। जैसे ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पर ये क्या लिखा है, गो थ्रू द फ्लोइंग डायग्राम ऑफ न्यूक्लियोसोम, यानी कि इस क्वेश्चन से पहला आपको सीखने को मिला कि ये न्यूक्लियोसोम का डायग्राम है। एक चीज़ तो आप सीख गए ना। और क्वेश्चन में दिया है कि ये न्यूक्लियोसोम का डायग्राम है, लेकिन ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं पता होगा तो जान लीजिए ये डायग्राम किसका है, न्यूक्लियोसोम का। दूसरा, ब्रैकेट में लिखा है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमेटिन, इसका मतलब ये न्यूक्लियोसोम जो क्रोमेटिन का स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो अभी तक में आप 2 चीज़ तो क्वेश्चन से ही सीख गए कि ये डायग्राम न्यूक्लियोसोम का है और न्यूक्लियोसोम क्रोमेटिन का स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। अब इस क्वेश्चन में पूछ क्या है, आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंटल पार्ट्स इंडिकेटेड बाय ए, बी एंड सी, यानी कि ए, बी और सी से जो इंडिकेट किया गया है ये बताइए कि आप क्या है। तो आप बताइए ए क्या है। न्यूक्लियोसोम में जो ये लपेटते हैं, ये किस चीज़ को लपेटते हैं, डीएनए को लपेटते हैं। तो ये क्या होगा, डीएनए, डीएनए, आरएनए, आरएनए वाला कट जाएगा। तो आंसर तो ऐसे ही 2 आ गया, लेकिन फिर भी पूरा पढ़िए। बी क्या है, तो बी ये है, इसको बोलते हैं H1 हिस्टोन। बी को क्या बोलते हैं, H1 हिस्टोन। ये H1 हिस्टोन है। और सी जो है, आप लोग को थोड़ा सा इसको इरेज करके दिखाते हैं। सी जो है, सी ये बड़ा वाला स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं हिस्टोन ओक्टामर। हिस्टोन ओक्टामर आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। ओक्टा मतलब 8 होता है, नहीं पढ़े, मिथ, इथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ओक्ट। ओक्ट मतलब 8, यानी कि ये 8 चीज़ से मिल के बना है हुआ। हाँ, ये 8 प्रोटीन से मिल के बना होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ओक्टामर। यानी कि आपको इस क्वेश्चन से बहुत चीज़ सीखने को मिला। पहला तो ये सीखने को मिला ये डायग्राम किसका है, न्यूक्लियोसोम का है। न्यूक्लियोसोम क्या होता है, स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ क्रोमेटिन। ये क्या है, H1 हिस्टोन। ये क्या है, हिस्टोन ओक्टामर। ये किस चीज़ से मिलकर बना होता है, 8 प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और ये ए जो है, ए क्या है, ए डीएनए है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है कि 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स आर। सबसे पहले इस क्वेश्चन से ये सीखिए कि डीएनए जो डबल हेलिक्स होता है, सिंगल नहीं होता। डीएनए कैसा होता है, डबल हेलिक्स। यानी कि अगर एक ऐसा होगा, एक मिनट अच्छे से बनाते हैं, ये एक हेलिक्स हो गया और एक ये दूसरा हेलिक्स हो गया, यानी कि डीएनए डबल हेलिक्स होता है। और जो उसमें 2 जो स्ट्रैंड है, मान लीजिए एक ये स्ट्रैंड है, एक ये, दोनों स्ट्रैंड जो एंटी पैरेलल होता है। कैसा होता है, एंटी पैरेलल, सॉरी एंटी पैरेलल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट और थर्ड तो ऐसे ही गलत हो गया। एंटी पैरेलल होता है और कम्प्लीमेंट्री होता है, ऐसे नहीं कि नॉन कम्प्लीमेंट्री। एंटी पैरेलल भी होता है और कॉम्प्लीमेंट्री भी होता है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी मल्टी कॉन्सेप्ट है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, इससे आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। कह रहा है कि कॉलम 1 और 2 को मैच करिए। 1 में टेलर दिया हुआ है। टेलर यानी कि चारों ऑप्शन पढ़िए, टेलर क्या किया था। तो टेलर जो है, आप लोग को पता होगा कि विक्सिया फाल्वा एक बीन होता है, उस पर एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया था कि डीएनए जो है सेमी कंजर्वेटिवली रिप्लिकेट करता है। यानी कि टेलर का एक्सपेरिमेंट था विक्सिया फाल्वा, यानी कि एक का सी होगा। तो चारों ऑप्शन में एक का सी दिया हुआ है। तो चलिए दूसरा पढ़ते हैं। हार्से एंड चेज, हार्से और चेज कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था बताइए। हार्से एंड चेज जो है, ई कोलाई पे किया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे किया था, कि बैक्टीरियोफेज पे। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि हार्से चेज जो है बैक्टीरियोफेज पे एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है।
बहुत बच्चे को ये चीज़ थोड़ा सा सोचने में टाइम लगता होगा कि बी का जो है सेकंड का डी होगा, तो चलिए सेकंड का छोड़िए, थर्ड और फोर्थ का बताइए। थर्ड और फोर्थ का बन जाएगा तो सेकंड तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। फोर्थ जो है ग्रिफिथ है, तो ग्रिफिथ किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे। चूहा को जो है निमोनिया वाला आर स्ट्रेन और एक बार एस स्ट्रेन दे के इंजेक्ट किया था। यानी कि डी का तो क्या हो जाएगा? बी होगा। डी का बी होगा। ये तीनों गलत है, तो आंसर थर्ड होगा। और उसी तरह से आप देख लीजिए मेसेल्सन और स्टाल किस पे एक्सपेरिमेंट कर गया था? ई कोलाई पे। और उसके बाद ये तो हम बताए ही हैं कि इसका डी होगा, तो ये क्वेश्चन भी इजी था। चलिए, मैच द फॉलोइंग से आपको 4 चीज़ सीखने को तो मिला। ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, हो सकता है पूछ देगा टेलर किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो टेलर किस पे? विसिया फल्वा पे किया था। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। यानी कि एक क्वेश्चन से आपका 4 क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। नंबर कितना है? 4 होगा। ये थर्ड है तो ये फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 का इन यूकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन अकर इन न्यूक्लियस। ये तो बात सही है, यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है। प्रोकैरियोट में कहाँ पे होता है? अरे भाई, प्रोकैरियोट में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो यानी कि सेल के अंदर ही होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। चलिए स्टेटमेंट 2 है इन बैक्टीरिया, यानी कि प्रोकैरियोट के बारे में पूछ रहा है। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर इन साइटोप्लाज्म। हाँ, यहाँ पे बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए 5th नंबर पढ़ते हैं। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसरिंग द कोड गिवन बिलो। यही भी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, तो 1 और 2 को मैच करिए। कह रहा है कि लाइगेज जो है, देखिए इसको इससे पढ़िए कौन सा सही है, ऐसा आपको देखना है। तो पढ़िए, लाइगेज का क्या काम है? लाइगेज का काम है ज्वाइंट शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए टुगेदर। हाँ, ये तो सही है, यानी कि ये सही हो गया। दूसरा, डीएनए पॉलीमरेज का क्या काम है? डीएनए पॉलीमरेज तो डीएनए को क्या करता है? पॉलीमराइज करता है, यानी कि एक स्टैंड से 2 स्टैंड बनाता है डीएनए पॉलीमरेज, यानी कि डीएनए को फॉर्मेशन ऑफ डीएनए स्टैंड करता है। ये कह रहा है कट प्रोटीन, ये तो गलत हो गया, बी तो गलत हो गया, यानी कि बी फॉल्स होगा। देखिए कह रहा है कि ए बी सी करेक्ट, तीनों करेक्ट कर रहा है, ये तो गलत है ना, बी ही गलत है। और कह रहा है कि ये बी भी सही है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा कह रहा है ए एंड बी आर करेक्ट, अरे भाई बी तो इनकरेक्ट है, ये भी गलत हो गया। कह रहा है कि ए इज़ करेक्ट, बी एंड सी आर फॉल्स। हाँ, ए तो करेक्ट है और बी फॉल्स है, तो सी पढ़ना पड़ेगा। और चौथा ऑप्शन में कि ए एंड सी करेक्ट बट बी इज़ फॉल्स, तो ये भी सही हो सकता है। इसमें भी बी को गलत बताया गया है और ए को सही बताया गया, और इस ऑप्शन में भी ए को सही और बी को गलत बताया, लेकिन सी के बारे में यहाँ गलत बोला है और सी के बारे में यहाँ सही बोला है। तो अब सी पढ़ेंगे तभी पता चलेगा कौन सा आंसर सही होगा। सी ऑप्शन है हेलिकेज। हेलिकेज ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। हाँ, देखिए ये मान लीजिए डीएनए है, ये डीएनए है। हेलिकेज क्या करता है? और डीएनए के 2 स्ट्रैंड के बीच में ये जो बॉन्ड होता है इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ये जो बॉन्ड है क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हेलिकेज क्या करता है? इसको खोलता है। इस हेलिक्स को मान लेते हैं डीएनए हमारा इतना बड़ा है, मान लेते हैं इस इतना ही डीएनए हमारा, इतना, इधर कुछ नहीं है मान लीजिए, तो यानी कि हमारा डीएनए इतना है, ऐसा है। हेलिकेज क्या करता है? इसको खोलता है। इसको क्या करता है? खोलता है, यानी कि इसको ऐसा खोल देगा। तो खोलेगा कैसे? हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा तभी तो खोल पाएगा, यानी कि हेलिकेज का काम क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना। था ये सी भी सही है, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि ए एंड सी आर करेक्ट, बी इज फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छे से देखिए पढ़ते हैं, क्या है कि ए एंड सी आर करेक्ट, बी इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा 5, ये 4 था तो ये हो जाएगा 5, और ये है क्वेश्चन नंबर अपना 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द इसेंशियल लाइफ प्रोसेस सच एज मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन एंड स्प्लिसिंग इवॉल्व अराउंड डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, लिपिड। तो प्रोटीन लिपिड तो ऐसे भी नहीं होगा, आप लोग को डीएनए आरएनए में कन्फ्यूजन होगा, तो आप लोग जानिए कि आरएनए के ही आसपास ट्रांसलेशन भी होता है, स्प्लाइसिंग भी होता है और मेटाबॉलिज्म भी होता है। तो आप समझते होंगे कि डीएनए से आरएनए बनता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनता है तो ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन किसके अराउंड हो रहा है? ट्रांसलेशन किसके अराउंड हो रहा है? पहला कह रहा है कि मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन और स्प्लाइसिंग तीनों किसके अराउंड होता है? ट्रांसलेशन तो डी आरएनए और प्रोटीन के अराउंड हो रहा है, तो इससे आप ऑप्शन नंबर ये दोनों तो कट गया, या तो आरएनए होगा या तो प्रोटीन होगा। आगे बढ़ते, स्प्लाइसिंग किसके अकाउंट किसके आसपास होता है? तो अरे स्प्लाइसिंग तो आरएनए का ही होता है ना। आरएनए जब बनता है, एचएन आरएनए,
सॉरी आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंड होता है तो एक ही बनाइए, एचएनआरएनए बनता है। इसी में ना कैपिंग होता है, स्प्लाइसिंग होता है, टेलिंग होता है, यानी कि स्प्लाइसिंग तो आरएनए के आसपास घूमता है, यानी कि प्रोटीन भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा थर्ड। क्लियर हो गया। और मेटाबॉलिज्म भी आरएनए के ही आसपास होता है, ये आप ध्यान में रख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बेसिलस थ्यूरेनजेनेसिस बीटी स्ट्रेन हैव बीन यूज्ड फॉर डिजाइनिंग नोबल, यानी कि बीटी का क्या यूज़ करते हैं, बेसिलस थ्यूरेनजेनेसिस का क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो इंसेक्ट को मार देता है, यानी कि बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। देखिए ये जो चैप्टर है ना बायोटेक्नोलॉजी, ये बेसिलस थ्यूरेनजेनेसिस वाला हो गया, उसके बाद हो गया ये मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इस सब से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसीलिए आज का सीरीज जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और जिस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम के बाद आप लोग ज़रूर हमको याद कीजिएगा, अगर ये सीरीज़ आप अच्छे से फॉलो करके जाते हैं तो याद कीजिएगा। ऐसा नहीं गाली देने के लिए नहीं याद कीजिएगा, अच्छा के लिए याद कीजिएगा कि हाँ वो सीरीज़ करके गए थे तो हमारा क्वेश्चन सही हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग पढ़ते हैं, कितना है 6, 7, 8। क्वेश्चन नंबर 8 एसर्शन क्या कह रहा है, पढ़िए। द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड टू द सरफेस ऑफ मिडगट इपिथेलियल सेल एंड क्रिएट पोर दैट काउज स्वेलिंग लाइसिस फाइनली डेथ ऑफ इंसेक्ट। कह रहा है कि एक्टिवेटेड टॉक्सिन जो है मिडगट के इपिथेलियल सेल पे बाइंड कर जाता है और बाइंड करके पोर बनाता है, यानी कि छेद बनाता है, और इस पोर के कारण जो स्वेलिंग होता है, सूजन होता है, लाइसिस यानी कि टूटता है और मर जाता है इंसेक्ट। बात तो सही है। कह मोस्ट ऑफ बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक है, ये भी बात सही है कि ज़्यादा बीटी टॉक्सिन जो इंसेक्ट ग्रुप की, जैसे कि दूसरा जैसे कि कॉर्न बोरर के लिए कुछ क्राई 1 AC क्राई 2 A भी होता है, और जैसे कि एक होता है ना कॉटन बॉलवर्म, इसको मारने के लिए अलग बीटी यूज होता है, बीटी टॉक्सिन, तो उसका होता है जीन क्राई 1 AC क्राई 2 AB, और एक होता है क्राई 2 AB, एक होता है कॉर्न बोरर। कॉर्न बोरर के लिए यूज होता है क्राई 1 AB, ये जीन का यूज होता है, यानी कि अलग अलग इंसेक्ट का अलग अलग होता है। लेकिन ये दोनों बात सही है, और ये दोनों बात एक दूसरे से रिलेटेड तो नहीं है, कहीं से आपको रिलेटेड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। ऑप्शन नंबर 1, दोनों में कोई रिलेशन होता तब ना करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है, इसीलिए रिलेशन है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, नॉट वाला। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एडीए डिफिशियंसी। अब ये चारों पढ़िए और बताइए कि एडीए डिफिशियंसी के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला पढ़ते हैं कि जीन थेरेपी इज कलेक्शन ऑफ मेथड दैट अलाउज करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट। हाँ, जीन थेरेपी एक ऐसा मेथड है जिससे कि जीन का जो डिफेक्ट होता है उसको हम करेक्ट करते हैं, ये तो बात सही है। दूसरा ऑप्शन है फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी। देखिए पूछ रहा है कौन कौन गलत है, तो पहला ऑप्शन सही है, यानी कि ए आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब पढ़ते हैं अगला, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1990। हाँ, पहला क्लिनिकल जीन थेरेपी 1990 में दिया गया था, तो ये भी सही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड, तो यानी कि डी गलत होगा इसका मतलब। अब पढ़ के देखते हैं कि द डिसऑर्डर इज ड्यू टू एडिशन ऑफ जीन इन एडिनोसिन डी। अरे एडिशन नहीं, जीन का तो डिफिशियंसी हो जाता है, ये जो बीमारी होता है एडीए डिफिशियंसी वाला, इसमें क्या होता है, जीन का डिफिशियंसी होता है, यहाँ कह रहे जीन का एडिशन होगा, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। और थर्ड पढ़ते हैं इन जीन थेरेपी जीन आर इंसर्टेड इनटू पर्सन सेल एंड टिश्यू टू ट्रीट डिजीज। हाँ, इस बीमारी को ठीक करने के लिए जो है आदमी को जीन दे देते हैं आदमी के सेल में, ये तो सही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं, कह रहा है कि ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ प्रो हार्मोन प्रो इंसुलिन इनटू मैच्योर इंसुलिन। देखिए प्रो इंसुलिन में पहले आपको बता देते हैं, इंसुलिन में 3 चेन होता है, ए चेन, दूसरा होता है सी चेन, और तीसरा होता है बी चेन। ए सी बी 3 चेन होता है। जब इसको हम प्रोसेसिंग करते हैं तो ए चेन तो रह जाता है, ए चेन जो है रह जाता है, सी चेन भी रह जाता है, सी चेन भी क्या होता है, रह जाता है, और सॉरी बी चेन रह जाता है, और ए भी चेन रह जाता है, सी चेन जो है वो टूट जाता है प्रोसेसिंग के दौरान। तो कह रहा है कि सी पेप्टाइड इज एडेड टू प्रो इंसुलिन, ये क्या है, प्रो इंसुलिन है, और ये क्या है, मैच्योर है। तो प्रो से मैच्योर जब बनाते हैं तो सी क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है ना, पहला ऑप्शन कह रहा है सी ऐड हो जाता है, ये तो गलत है।
दूसरा ऑप्शन है कि सी पेप्टाइड इज रिमूव्ड। हाँ, सी तो रिमूव हो जाता है। अब बी के बारे में तो कुछ नहीं, बी थोड़े ऐड होता है, बी थोड़े रिमूव होता है। या तो सी रिमूव होगा, और सी रिमूव होता है। दूसरा बात ये समझिए कि ए और बी के बीच में ना दो गो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, तो यानी कि इंटर चेन, यानी कि दो चेन के बीच का डाइसल्फाइड बॉन्ड कितना होगा, इंटर चेन, यानी कि दो सेल के बीच का डाइसल्फाइड बॉन्ड दो गो है, एक ये है और एक ये है, और एक सल्फाइड बॉन्ड ऐसा रहता है। तो ये जो सल्फाइड बॉन्ड है ए चेन में ही है, यानी कि ये इंट्रा चेन हो गया। तो इंट्रा चेन वाला डाइसल्फाइड कितना है, एक ठो है। जो एनसीईआरटी में ये फिगर दिया गया है उसमें दिया हुआ है कि इंटर चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड दो गो है और इंट्रा चेन एक ही है, और टोटल कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। क्या चीज़, डाइसल्फाइड बॉन्ड। चलिए 10 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। आप लोग जानिए कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता क्या है। ऐसा सीक्वेंस जो एक बार 5 से 3 पढ़े और दूसरे बार 5 से 3 पढ़े, बार बार हमको सेम चीज़ दिखाई दे। तो पहले पढ़ते हैं पहला ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि CATTAG। इधर से पढ़ेंगे तो CAA आ गया। इधर भी तो वही चीज़ आना चाहिए ना, CAT है तो इधर भी CAT होता तब पैलिंड्रोम होता, तो ये नहीं होगा। इधर देखिए GATGAA, ये तो गलत हो गया। अगर यहाँ पे टी रहता तब तो होता, इसलिए भी गलत हो गया। तीसरा GAATTC, इधर पढ़िए GAATTC, यानी कि इधर से पढ़िए चाहे इधर से पढ़िए सेम चीज़ सुनाई दे रहा है, तो इसलिए इसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलेंगे और आंसर थर्ड हो जाएगा। फोर्थ भी पढ़ लेते हैं CC। चलिए ठीक है, AAT, ये तो गलत हो गया यहीं पे, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ डीएनए इन प्लाज्मिड। डीएनए प्लाज्मिड के जो प्लाज्मिड ऐसा होता है उसके डीएनए कितना कॉपी बनाएगा, इस बात को कौन कंट्रोल करता है। कंट्रोल करता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ORI का फुल फॉर्म है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। देखिए ऐसा जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, ये भी आ सकता है ORI का फुल फॉर्म बताओ, ये भी तो आ सकता है कि ORI का काम क्या है। अभी काम दे दिया है क्वेश्चन में, अब पूछ रहा है किसका काम है, तो आंसर है ORI। कभी ये भी पूछ सकता है ORI का क्या फंक्शन है, तो ORI का फंक्शन है कि कंट्रोलिंग कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए इन प्लाज्मिड। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करा कि द मेथड इन व्हिच एलियन डीएनए डायरेक्टली इंजेक्ट इनटू न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल। देखिए कोई डीएनए है, मानिए ये डीएनए है और ये एनिमल का सेल है, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं सेल के अंदर। इस जो डीएनए है इसको एनिमल के सेल के न्यूक्लियस में डायरेक्ट इंजेक्ट करना है। इसके लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो माइक्रो इंजेक्शन वाला मेथड यूज करते हैं। ये बायोलिस्टिक जो है प्लांट के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, प्लांट के लिए, और ये माइक्रो इंजेक्शन के लिए, और ये सब डायरेक्ट मेथड नहीं है। चलिए सॉरी हीट शॉक, हाँ डायरेक्ट मेथड नहीं है। चलिए पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि इन ए वेक्टर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट को सेलेक्ट करने के लिए कौन हेल्पफुल है, तो इसका आंसर है सिलेक्टेबल मार्कर। तो बहुत इजी क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा सिलेक्टेबल मार्कर का क्या काम है, तो आप बोलिएगा कि हेल्पफुल है इन सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट, या फिर ट्रांसफॉर्मेंट के सिलेक्शन में कौन हेल्पफुल है, तो सिलेक्टेबल मार्कर। क्वेश्चन तो कैसा भी आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बेकरिस्ट, यानी कि बेकर मतलब बेकरी का सामान आप समझते हैं, बिस्किट वगैरह हो गया, ब्रेड हो गया, तो यानी कि ब्रेड वगैरह बनाने में कौन सा ईस्ट यूज होता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। और दारू यानी कि अल्कोहल बनाने में भी यही ईस्ट यूज होता है, तो इसीलिए आप लोग ध्यान में रखें। पेनिसिलियम का क्या यूज होता है, एंटीबायोटिक बनाने, एंटीबायोटिक में। हो गया क्लियर। चलिए 15 नंबर, यहाँ से दो चीज़ सीखने को मिला, ब्रेकर ईस्ट में सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ब्रीवर ईस्ट, ब्रीवर यानी कि दारू बनाने वाला वो भी सैक्रोमाइसिस सेरेविटी, एंटीबायोटिक बनाने वाला पेनिसिलियम। 3 क्वेश्चन इससे हो गया क्लियर। चलिए 3 क्वेश्चन यानी कि ब्रेकर ईस्ट का मतलब समझ में आ गया, कौन बनाता है बेकर ईस्ट किसको बोलते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेविटी को। ब्रीवर ईस्ट पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा हम अपने मन से पूछ रहे हैं ब्रीवर ईस्ट किसको बोलते हैं, वो भी सैक्रोमाइसिस सेरेविटी को बोलते हैं। तीसरा एंटीबायोटिक कौन बनाता है, पेनिसिलियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर बहुत ईजी है कि कह रहा है कि ए पेशेंट अबाउट टू हॉस्पिटल विथ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इज नॉर्मली इमीडिएटली गिवन। कह रहा है कि एक पेशेंट जिसको मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हुआ है, यानी कि हार्ट अटैक आ गया है, हार्ट का मसल डैमेज हो गया है, उसको तो सॉरी हार्ट अटैक नहीं हुआ है, हार्ट का जो मानिए ये हार्ट है, हार्ट में जो ब्लड देने वाला वेसल है इसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं,
कोरोनरी आर्टरी। ये भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में, ये भी ब्लड सर्कुलेशन वाला चैप्टर में है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर में दिया हुआ है कि हार्ट के मसल को जो ब्लड सप्लाई करता है उस ब्लड वेसल का नाम क्या है, कोरोनरी आर्टरी। अब इसमें क्या हो जाता है, कभी कभी आदमी ज़्यादा तेल उल खा लेता है, मैदा वगैरह का चीज़, तो इसमें ना कोलेस्ट्रॉल फंस जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल जब फंस जाएगा आर्टरी में तो ब्लड का सप्लाई क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, इधर ब्लड नहीं जा पाएगा। अब ब्लड का सप्लाई रुक गया तो यानी कि हार्ट को ब्लड नहीं मिल पाएगा, और हार्ट को जब ब्लड नहीं मिल पाएगा तो हार्ट को ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो ब्लड ही लेके आता है। तो अब हार्ट क्या हो जाएगा, अटैक आ जाएगा। हार्ट अटैक होगा तो हार्ट का मसल क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, तो आदमी का डेथ हो सकता है। तो अगर किसी को ऐसा हो गया तो उसके लिए हम क्या देते हैं, तो स्ट्रेप्टोकाइनेस देते हैं। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 का है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया वाज एसोसिएटेड विद डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन यानी कि एंटीबायोटिक है, उसको डिस्कवरी करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया का यूज हुआ था, कौन सा बैक्टीरिया इस डिस्कवरी में इस्तेमाल हुआ था। स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस नहीं है, स्टेफाइलोकोकस, इसको ध्यान रखिए क्योंकि बहुत बच्चा होता है कंफ्यूज हो जाता है स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफाइलोकोकस में। तो एंटीबायोटिक बनाने में स्टेफाइलोकोकस का यूज हुआ था। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बायोगैस कंटेंट, यानी कि बायोगैस किसको बोलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 18 है ना। क्वेश्चन नंबर 18, बायोगैस जो है गोबर गैस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, गोबर गैस को। तो गोबर गैस या फिर बायोगैस में क्या क्या होता है, सबसे पहले ऑक्सीजन नहीं होता, ऑक्सीजन जहाँ जहाँ है वहाँ काट दीजिए। दूसरा नाइट्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन तो होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है, पहला समझ में आ गया। दूसरा आप किसको किसको काटिएगा बताइए, ऑक्सीजन नहीं होता है। दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, सुने हैं कहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं होता है। देखिए आपको ये पता है कि क्या क्या होता है, आपको अगर ये पता होगा कि क्या क्या नहीं होता है तो आपका आंसर ऐसे ही आ जाएगा। देखिए हमको तो ये पता था ऑक्सीजन नहीं होता है, जब ऑक्सीजन नहीं होता है तो जिस जिस ऑप्शन में ऑक्सीजन है वो ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। देखिए कार्बन का मतलब सी होता है, ऑक्साइड का मतलब ओ। अगर एक ऑक्साइड है तो मोनोऑक्साइड बोलेंगे, कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन तो डाइऑक्साइड। और बायोगैस यानी कि गोबर गैस में कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन वाला रहता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता है। क्लियर हो गया। तो चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। इस सबको काट देते हैं ताकि आपको नोट्स मिले तो आप अच्छे से देख सके। ऐसे घेर दिए, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर ये है 18, ये है 19। ये है गोबर गैस यानी कि बायोगैस फॉर्म ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ ड्रंक विद द हेल्प ऑफ। गोबर गैस किस बैक्टीरिया से बनता है, इसका आंसर होगा मिथेनोजेन। मिथेनोजेन, और मिथेनोजेन कहाँ पे होता है, तो जहाँ पे गोबर है वहीं पे गोबर वाला बैक्टीरिया होगा। तो गोबर कहाँ पे है बताइए, तो गोबर गाय के पेट में है, यानी कि कैटल के गट में होता है ये बैक्टीरिया मिथेनोजेन। समझ में आ गया। कैटल यानी कि गाय भैंस सब हो गया कैटल। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि बैक्यूलो वायरस यूज एज कंट्रोल एजेंट बिलोंग टू। बैक्यूलो वायरस जो है वो बायो कंट्रोल एजेंट है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, तो उसका जीनस क्या है ये पूछ रहा है, क्योंकि चारों ऑप्शन में जीनस, उसका जीनस होता है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, इसको आप लोग याद कर लीजिए। और ये जो है स्पेसीज स्पेसिफिक होता है, यानी कि हर स्पीसीज़ को नहीं मारेगा, जिसके लिए वो है उसी को मारेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग आए हमारे चैनल पे, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको थैंक यू। अब मिलते हैं अगले पार्ट 4 में, पार्ट 4 में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। और डिस्क्रिप्शन में एक बार देख लीजिए पार्ट 1 2 और टेलीग्राम चैनल का हमारा लिंक होगा। तो चलिए थैंक यू।